एक परिवार जो कि इतना गरीब है कि वो लोग नेट भी दूसरों का चोरी करके यूज करते हैं। पूरी फैमिली पैसा कमाने के लिए पिज्जा बॉक्स बनाती है। उनका सपना है कि वो भी एक दिन अमीरों की तरह जीवन जिए, लेकिन इसके लिए वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। वो सब लोग मिलकर एक अमीर परिवार को लूटने का प्लान बनाते हैं और ये प्लान उनके लिए कितना घातक साबित होता है, आज की कहानी में हम यही जानेंगे। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो तैयार हो जाओ एक धमाकेदार कोरियन थ्रिलर देखने के लिए। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बेसमेंट जैसी जगह को देखते हैं, जहाँ पर किम की पूरी फैमिली रहती है, जिसमें उसकी वाइफ युन, उसका बेटा कीवुन और उसकी बेटी रायो रहती है। वो सब लोग काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी चालाकी और हरकतें देखकर इन्हें निकाल दिया जाता है। इसलिए घर पर ये पिज्जा बॉक्स वगैरह बनाते हैं। आज इन्होंने बहुत सारे पिज्जा बॉक्स बनाए थे, जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भेजकर मंगवाती है, लेकिन उनके एम्प्लॉय कहते हैं कि अगर आप इसे ढंग से पैक नहीं करेंगे तो हम आपके 10% काट लेंगे और आखिरी वार्निंग देकर उन्हें बाकी की पेमेंट्स करके चले जाते हैं। तो आज शाम वो लोग पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, तभी उनके घर कीवुन का दोस्त वान वहाँ पर आ जाता है। वान अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाला था। वो कीवुन से बात करता है और कहता है कि जहाँ मैं इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाता था, तुम वो मेरी जगह ले सकते हो, क्योंकि अब मैं तो विदेश जा रहा हूँ। कीवुन कहता है कि लेकिन मेरे पास तो कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी बहन का दिमाग चलता है। वो फोटोशॉप पे काफी अच्छे से काम कर लेती थी। वो फटाफट से एक फर्जी डिग्री बना देती है और कीवुन तैयार हो जाता है उस अमीर घर में घुसने के लिए। वो जाता है उस अमीर घर में अच्छे कपड़े वगैरह पहन करके। वहाँ पर उस घर की नौकरानी मून क्वांग उसके लिए गेट खोलती है। वो कहती है कि आप बैठकर वेट कीजिए, मैं मैम को बुला करके लाती हूँ। ये घर काफी ज्यादा ही आलीशान था। मून क्वांग उसे बताती है कि यहाँ पर एक मशहूर आर्किटेक्ट रहा करते थे और हाल ही में उन्होंने ये घर हमारे नए मालकिन को बेचा है और मैं पुराने आर्किटेक्ट के टाइम से इस घर की मेड हूँ। उस घर की मालकिन जेसिका वहाँ पर आती है, जो कि काफी ज्यादा सीधी सादी थी। वो कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम्हें वान ने भेजा है। वो कहते हैं कि आज तुम्हारा पहला लेक्चर होगा, जो कि मैं भी देखूंगी कि तुम मेरी बेटी को कैसे पढ़ाते हो। कीवुन स्काउट में भी था, जिस वजह से उसकी इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी थी और उसके पढ़ाने के तरीके भी इफेक्टिव थे, जिस वजह से उस घर की मालकिन उसे हायर कर लेती है। जेसिका का एक बेटा भी था, जो कि काफी शरारत करता था। जेसिका कीवुन को बताती है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती हो चुका है और मैं जितने भी लोग को बुलाती हूँ इसको सुधारने के लिए, वो लोग खुद ही एक महीने में यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। कीवुन के मन में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं किसी एक ऐसी को जानता हूँ जो बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन उसके डिमांड्स बहुत हाई हैं। आप कहें तो मैं उससे एक बार बात करके देखूं। जेसिका कहती है हाँ प्लीज कर लेना, क्योंकि मुझे भी काफी जरूरत है। एंड गेस व्हाट, अगले दिन ही वो अपनी बहन को लेकर के आ जाता है, रायो, जो कि काफी अच्छी एक्टिंग वगैरह कर लेती थी। वो जेसिका को खुद को एक साइकेट्रिस्ट बताती है, जो कि काफी ज्यादा चार्ज करती है। वो कहती है कि आपके बेटे दासोंग के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो ऐसे बिहेव करता है। रायो बताती है कि बड़े होकर ऐसे ही लोग साइको बन जाते हैं और ये बात सुनकर जेसिका रोने लगती है। जेसिका काफी भोली भाली थी। रायो बताती है कि मैं रोज 2 घंटे इसका टेक केयर करूंगी, लेकिन मेरे चार्जेस काफी हाई होंगे। जेसिका कहती है कोई बात नहीं, बस आप आके इसकी क्लासेस ले लिया करिए। अब यहाँ पर दोनों भाई बहन तो घुस चुके थे, अब बारी थी उनके डैड मिस्टर किम को यहाँ पर घुसाने की। उसके डैड ड्राइविंग का काम काफी अच्छे से जानते थे और कोरिया में काफी दिनों तक इन्होंने वैन ड्राइवर का काम भी किया था, इसलिए इन लोगों का नेक्स्ट टारगेट था इस घर का ड्राइवर। रायो ड्राइवर के बारे में काफी ज्यादा उल्टी सीधी चीजें बोलकर उसे भी काम से निकलवा देती है। जेसिका काफी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब हमें नया ड्राइवर कहाँ से मिलेगा और भरोसेमंद भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। रायो कहती है कि मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि 30 सालों से कोरिया में कार चला रहे थे, आप बोले तो मैं उनसे बात करके देखूं। जेसिका कहती है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लीज आप उसको बात करके देखिए। इस घर का जो मालिक था चंगसुक, वो भी जेसिका की तरह ही सीधा साधा ही था, जिस वजह से ये लोग उन्हें काफी आसानी से बेवकूफ बना पा रहे थे। अब मिस्टर किम की भी एंट्री इस घर में हो जाती है ड्राइवर के रूप में। फैमिली के 3 लोग तो इस घर में आ चुके थे, लेकिन उनकी माँ अभी तक यहाँ नहीं आई थी। उसके लिए इस घर की नौकरानी मून गुआंग इनका नेक्स्ट टारगेट होगी, लेकिन मून गुआंग को निकालना इतना आसान नहीं है। मून गुआंग पिछले मालिक के समय से यहाँ पर काम कर रही है और उसे निकालने के लिए इनके पास कोई खास वजह भी नहीं थी, लेकिन उन लोग को पता लगता है कि पीच के ऊपर जो रेशे होते हैं उससे मून गुआंग को एलर्जी है और उनको मिल जाता है एक ठोस वजह, जिससे वो मून गुआंग को निकाल
निकाल तो सकते थे। इसके लिए वो पियर्स के रेशे को निकाल लेते हैं और जब भी मून ग्वांग कहीं बैठी रहती है उसके आजू बाजू छिड़क देते हैं, जिस वजह से मून ग्वांग को खांसी वगैरह होने लग जाती है और सब लोग मिलकर जेसिका का कान भरने लगते हैं। जब एक दिन मून ग्वांग एक हॉस्पिटल में होती है तो मिस्टर किम धीरे से उसकी एक सेल्फी खींच लेता है। वो जेसिका को बताता है कि मैं जहाँ पर हॉस्पिटल में गया था वहाँ मैंने मून ग्वांग को बात करते सुना कि उसको टीवी है और आप समझ रही है ना, आपके घर में एक छोटा बेटा भी है जिसको मून ग्वांग बनाकर खाना खिलाती है और एक ऐसा टीबी पेशेंट अगर आपके बच्चों को खाना खिलाए तो हेल्थ डिजीज होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। अब जहाँ बात बेटे और बेटी की आती है, जेसिका तुरंत घबरा जाती है। इस वजह से मून ग्वांग को भी निकाल दिया जाता है और अगले ही दिन उनकी माँ की एंट्री उस घर में भी हो जाती है मेड के रूप में। जेसिका का जो बेटा था दासोंग बहुत ज्यादा ही चालाक था। वो कहता है कि रायो, किम, किवुन इन सब के कपड़ों से एक जैसी महक क्यों आती है। वो सब लोग हंस के बात को टाल देते हैं, लेकिन ये गरीब फैमिली सतर्क हो जाती है। ये अब अपने कपड़े अलग अलग साबुन से धोने लगते हैं। अब एक दिन प्लान बनता है, जेसिका और उसकी पूरी फैमिली ट्रिप पर जाती है। अब ये गरीब परिवार इस घर में अकेले था। ये लोग हर एक रिसोर्सेज का यूज करते हैं, मजे से टीवी देखते हैं, बाहर लेटते हैं घास में और पूरे घर को अच्छे से एंजॉय करते हैं। रात को मस्त बारिश होती है और ये लोग मस्त बैठ करके सारी फैमिली घर का नजारा लेते हुए पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। तभी बाहर गेट पर कोई आता है क्योंकि यहाँ का सिस्टम डिजिटल था। वो कॉल उठाते हैं तो वहाँ पर मून ग्वांग खड़ी होती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरा कोई सामान अंदर छूट गया है, मुझे आने दो। किम, किवुन और रायो फटाफट से छिप जाते हैं। यून मून ग्वांग से बातचीत करती है। मून ग्वांग बताती है कि बेसमेंट में मेरा एक सामान है। यून भी उसके पीछे ही जाती है। वहाँ पर वो देखती है यहाँ पर कोई एक आदमी है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं, मून ग्वांग का ही पति था, जो कि पुराने मालिक के टाइम से ही इसके घर के बेसमेंट में छिपकर रह रहा था। उस बेसमेंट में हर एक व्यवस्था थी और उसका डोर भी एक अजीब तरीके से खुलता था, जहाँ मुश्किल ही कोई जा पाता था। इसलिए मून ग्वांग ने अपने पति को वहाँ पर पनाह दे दी थी कि मून ग्वांग के पति ने बहुत सारा कर्ज ले लिया था जिसको वो चुका नहीं सकता था, इसलिए बेसमेंट में ही वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ये सब देख करके यून की हालत खराब हो जाती है। ये सब चोरी से किम और उसके बेटे और बेटी भी देख रहे थे। यून कहती है कि मैं तो पुलिस को बताऊंगी। मून ग्वांग उससे माफी मांगती है। वो कहती है कृपा करके ऐसा मत करना, तुम मेरी भावनाओं को समझो। लेकिन तभी किम, रायो और किवुन धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। मून ग्वांग भी समझ जाती है कि ये लोग का माजरा क्या है। वो कहती है कि मुझे तो शक पहले से ही था, लेकिन फटाक से मून ग्वांग तब तक उन लोग का वीडियो बना लेती है। वो कहती है कि मैं सेंड का बटन भेज के इस घर के मालिक को भेज दूंगी ये सब, और फिर पता चलेगा कि कौन फंसेगा यहाँ पर। अब मून ग्वांग और उसका पति ये लोग से हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठ जाने को बोलते हैं और सेंड बटन बोल के इन लोग को काफी डराते हैं। अब क्योंकि ये गरीब परिवार काफी ज्यादा चालाक था, ये लोग आपस में हाथापाई कर बैठते हैं। आपस में हाथापाई करने के दौरान ही यहाँ पर कॉल आ जाती है। जब यून कॉल को उठाती है तो इस घर की मालकिन जेसिका उससे कहती है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हम कैंपिंग का प्लान कैंसिल कर रहे हैं और 10-15 मिनट में हम घर पहुँच रहे हैं, तुम कुछ अच्छा सा बना करके रखो। अब ये लोग के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हाथापाई में ये लोग मून ग्वांग और उसके पति को घायल करके बेसमेंट में फेंक देते हैं और चुपचाप से छिप जाते हैं। यून भी फटाफट से नाश्ता तैयार कर देती है और फाइनली जेसिका और उसका पूरा परिवार यहाँ पर आ जाता है। किम और उसका बेटा और रायो वो लोग भागते हुए बारिश में भीगते भीगते अपने घर की तरफ पहुँचते हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज हुई थी कि उस टाइम पे उनका बेसमेंट था वो पूरा पानी से भर चुका था। अब गवर्नमेंट की एक जगह पर वो लोग और उसके जो आसपास की कॉलोनी के लोग थे वो लोग आराम करते हैं। पूरी रात वो लोग वहीं गुजारते हैं। सुबह उठकर किम कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन ही पता चलता है कि आज तो दासोंग का बर्थडे है, इसलिए काफी ज्यादा तैयारियां करनी होती हैं। जेसिका भी सबको इनविटेशन दे देती है। बेसमेंट में खाना ना मिलने के कारण मून ग्वांग की तो वहीं पर डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड काफी टाइम से इस बेसमेंट में रह रहा था और बिना खाना खाए भी बहुत दिनों तक रह सकता था, इसलिए वो जिंदा ही था, लेकिन उसके आंखों में अब खून सवार था। बर्थडे की तैयारियां होती हैं, सबको इनविटेशन दिया जाता है। किवुन, किम, रायो अलग अलग कपड़े पहन करके फटाफट से वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी जो पहले दिखा करती थी। सबके चेहरे पर टेंशन ही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ पूरी तैयारी चली रही होती है, तभी मून ग्वांग का हस्बैंड अपने माथे पर खून सवार करके निकलता है। सबसे पहले वो किवुन के सर पर एक भारी पत्थर फेंक के मारता है, जिसके बाद किवुन वहीं बेहोश हो जाता है और एक नाइफ लेकर फटाफट से रायो की ओर बढ़ जाता है। वो रायो पर हमला कर देता है, रायो को गंभीर रूप से घायल कर देता है। फटाफट से किम, यून वहाँ पर आ जाते हैं। इन सब चीजों को देखकर दासोंग भी बेहोश हो जाता है। उस घर का जो मालिक था चंगसुक, वो कहता है किम फटाफट से गाड़ी निकालो, उसको क्यों पकड़ के रखा है तुमने, छोड़ो उसे, फटाफट से दासोंग को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब ये सब देख करके किम का दिमाग खराब हो जाता है
वो कहता है कि इन अमीरों को केवल अपनी ही पड़ी होती है, जिस वजह से वो चाकू लेकर सीधा चंगसुक को ही मार डालता है। और ये सब लोग समझ नहीं पाते कि दरअसल यहाँ पर क्या ही हो गया, और यहाँ पर रायो की भी मौत हो जाती है। किम यहाँ से भाग जाता है और पूरा सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम 2 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर किवुन कोमा से बाहर आता है और उसको एक बीमारी लग गई थी। हर बात पे वो हंसने ही लगता था। उसकी माँ यून उसको लेकर के रायो के हस्तियों के पास जाती है, जहाँ पर जाकर भी वो हंसने ही लगता है। वो न्यूज देखता है कि उसके पिता किम वहाँ से गायब है, ना उन्हें जेल हुई ना कुछ, उनका कुछ पता ही नहीं चला। वो समझ नहीं पाता कि किम कहाँ गए। एक रात वो अपना दूरबीन लेकर के निकलता है पहाड़ों पे, वहाँ से उस घर को ही वो देख रहा होता है। वो कहता है कि ये घर आज भी कितना शानदार है, यहाँ पर अब नए लोग रहने के लिए आ गए थे। वो देखता है कि यहाँ की लाइट ब्लिंक हो रही है बार बार, और ये कोई मैसेज था। वो इसे डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता किम उसी बेसमेंट के अंदर हैं, जहाँ पर मून ग्वांग का हस्बैंड रहा करता था। वो उसे रोज रात को ऐसे ही सिग्नल्स भेजते थे, और दरअसल आज उसने 2 साल बाद उन सिग्नल्स को पढ़ा। और इसके बाद किवुन बहुत मेहनत करता है और बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है। उसे पता चल जाता है किम को यानी उसके डैड को आजाद कराना है तो उसे वही घर खरीदना पड़ेगा। उसके बाद वो बहुत मेहनत करता है और काफी पैसे कमाता है, और फाइनली वो घर वो खरीद लेता है। इसके बाद उसके पिता किम उस बेसमेंट से निकलते हैं और अपने बेटे से और अपनी वाइफ से गले मिलते हैं। रायो के बारे में सुनकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है और उसे पता चल जाता है कि बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी मूवी को लेकर के आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो आ जाओ लेफ्ट वाली वीडियो पे, मैं आपसे वही मिलता हूँ।